नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासत का गृह युद्ध शुरू हो चुका है। बंगले पर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कल मुख्यमंत्री हाउस छीनने का आरोप लगा दिया, तो आज उस सीएम हाउस के बाहर राजनीति का फुल ड्रामा हुआ। बीजेपी इस कथित शीश महल को दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना चुकी है। वहीं केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में उसी पिच पर खेलने के लिए उतरे हैं जिस पिच पर बीजेपी को महारत हासिल है। बीजेपी के हिंदुत्व में सेंध लगाने के लिए केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व को हथियार बनाया है। आज उन्होंने बीजेपी के भगवाधारियों को आप में शामिल कराया है। उधर लोकसभा चुनाव में तामझाम के साथ जो इंडिया गठबंधन विपक्ष ने बनाया था वो अब अतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली चुनाव में यह हुआ है कि गठबंधन के बड़े प्लेयर आम आदमी पार्टी के साथ कदमताल करने लगे हैं। कांग्रेस यहां पर अकेली हो गई है। दिल्ली चुनाव के कुछ दिनों के बाद ही मुंबई में नगर निगम के चुनाव होने हैं। उस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने राज ठाकरे से हाथ मिलाने की तैयारी शुरू की है। महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से यह बड़ी खबर है। इसका कितना असर होगा ये जनहित में जानेंगे। और बात जनहित में सिर्फ देश की राजनीति की नहीं होगी, दुनिया में राजनीति का कौन सा सबसे बड़ा खेल सामने आया है, राजनीति कौन सा मोड़ ले रही है, सबसे बड़ी राजनीतिक खबर कौन सी है, ये भी आपको आगे बताने वाले हैं। ट्रंप के शपथ समारोह का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जिसका असर दुनिया की राजनीति पर पड़ सकता है। पूरी खबर बताएंगे आपको। तो चलिए जनहित की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। शीश महल, वो शब्द जो सुनने में बेहद खूबसूरत लगता है, राजा महाराजा की याद दिलाता है, लेकिन दिल्ली की सियासत में यह शीश महल सवालों का बवंडर लेकर उतर आया है। बीजेपी जिस शीश महल शब्द के जरिए आम आदमी पार्टी को घेर रही है, उस कथित शीश महल को लेकर कल दिल्ली की सीएम आतिशी मीडिया के सामने आई। दावा कर दिया कि उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया है, लेकिन इस दावे के चक्रव्यूह में वो खुद क्या फंस गई हैं। आज उस शीश महल को लेकर बीजेपी ने सवालों के जो तीर छोड़े हैं वो आज जनहित की कवर स्टोरी है। लुटियन दिल्ली में भव्य दिव्य बंगला जिसे बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का शीश महल बताया है। बंगले में कैमरा दाखिल होता है तो जिमखाना, लग्जरी बाथरूम, कीमती झूमर समेत कई महंगी महंगी चीजें नजर आती हैं, जिसकी चर्चा दिल्ली चुनाव में तेज है। सुबह 11:26 पर दिल्ली बीजेपी ने जब ये वीडियो पोस्ट किया तो उसी वक्त आम आदमी पार्टी के नेता 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले के बाहर मौजूद थे, जिसे बीजेपी ने शीश महल का नाम दे रखा है। आपका दावा है कि बीजेपी के ये आरोप मनगढ़ंत हैं और मीडिया की मौजूदगी में कथित शीश महल का सीधा प्रसारण हो, लेकिन पुलिस ने आपके इस अरमान को मंजिल तक नहीं पहुंचने दिया। वहाँ पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। तो ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री आवास के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा था वो बिल्कुल ही भारतीय झूठा पार्टी का एक दुष्प्रचार था, बीजेपी का दुष्प्रचार था। आप कथित शीश महल के लाइव प्रसारण की मांग करके अपने दामन पर लगे भ्रष्टाचार के दाग धोने में जुटी है, लेकिन बीजेपी ने आपकी अपील को ही सबूत मिटाने की साजिश करार दिया। वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? आप कुछ उठाने या उखाड़ने की फिराक में तो जबरन घुसने की ये घबराहट, बौखलाहट या खिसियाहट तो नहीं दिखा रहे। शीश महल पर ही आज बीजेपी ने 2 और पोस्टर भी जारी किए, जिनमें अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार का सरगना बताया है। संदेश सोशल मीडिया से सड़क तक फैलाया जा रहा है।
चांदनी चौक विधानसभा में ये पोस्टर जो है, ये बड़ा सा एक पोस्टर बैनर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें जो ये कथित रूप से जो सीएम आवास के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। कॉस्ट है वो भी यहाँ पर इस बैनर पोस्टर पर जो है वो लिखी गई है कि दीवार 4 करोड़ की, कमोड 5 लाख का, टीवी 10 लाख की, मार्बल 6 करोड़ का, इंटीरियर 11 करोड़ 30 लाख का, पर्दे 1 करोड़ के। तो साथ ही ये सवाल भी जो है वो पूछा गया है कि दिल्ली की जनता अपने टैक्स के पैसे का हिसाब मांग रही है। शीश महल से बीजेपी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ही नहीं, मौजूदा सीएम आतिशी को भी घेर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आज सुबह सुबह AB 17 मथुरा रोड पहुंच गए, जहां मुख्यमंत्री आतिशी रह रही हैं। ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मारलेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए। अरविंद केजरीवाल किस हैसियत से 5 फिरोजशाह रोड रह रहे हैं? इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, वो कैसे रह रहे हैं? जवाब देते हैं। और जब शीश महल उनको दिया जा रहा था 3 महीने तक उन्होंने शीश महल का चार्ज क्यों नहीं लिया? आज जब आचार संहिता लग गई तब उनको शीश महल चाहिए। दरअसल इस पूरे विवाद की नई शुरुआत मंगलवार को तब हुई जब सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि बतौर सीएम अलॉट किया गया बंगला उनसे छीन लिया गया है। हालांकि उनके इस दावे से पहले ही PWD सफाई दे चुका है और सामने आया है कि आतिशी ने तय समय में कब्जा नहीं लिया, इसलिए अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया था। यानी आपकी मौजूदा सीएम और पूर्व सीएम दोनों शीश महल के मुद्दे पर कटघरे में हैं और अब शीश महल के जरिए नई धार और रफ्तार से आप पर भ्रष्टाचार के तीर तेजी से छोड़े जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हम सब ने देखा कैसे बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष इंडिया गठबंधन की छतरी तले एकजुट हुआ था, लेकिन नतीजों के 8 महीने के बाद अब खुद दो फाड़ हो चुका है। अपनी अपनी सहूलियत और सियासी दांवपेच के लिए विपक्षी दल अलग अलग खेमों में खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के बाद टीएमसी ने आपका साथ देने का ऐलान कर दिया। आरजेडी के साथ उद्धव की शिवसेना फिलहाल अभी कंफ्यूजन में है। आम आदमी पार्टी के पक्ष में 2 और कांग्रेस का खाता खुलने का इंतजार। ये 8 फरवरी को आने वाले दिल्ली चुनाव के रुझान नहीं, चुनाव से पहले सियासी बिसात का आंकड़ा है। इंडिया गठबंधन के भीतर समर्थन के मामले में फिलहाल आप आगे हैं, तो वहीं तेजस्वी ने कांग्रेस को समर्थन देने पर सस्पेंस बरकरार रखा है। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छी, और बाद में हम लोग देखेंगे कि किस। तेजस्वी ने भले ही दिल्ली के लिए अपने पत्ते न खोले हों, लेकिन इंडिया अलायंस को लोकसभा तक सीमित करके उन्होंने मैदान खुला छोड़ा है, जिस पर पहले से ही एसपी और टीएमसी कांग्रेस के खिलाफ खेल रही है। अखिलेश यादव के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दीदी की ममता भी मिल रही है। आप हमारा दोस्त पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ममता जी को रेस्पेक्ट करता है और ममता जी अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है, और हम लोग चाहते हैं दिल्ली में भाजपा हार जाए और फिर से जो स्थिति है, जो गवर्नमेंट है, वो फिर से पावर में आ जाए। ममता बनर्जी के जिस फैसले को सांसद कुणाल घोष ने आवाज दी, उसकी पुष्टि दोपहर तक खुद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कर दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा, टीएमसी ने दिल्ली में आपको समर्थन दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से दीदी का आभारी हूँ। धन्यवाद दीदी, आपने हमेशा अच्छे और बुरे दौर में हमें आशीर्वाद और समर्थन दिया है। इससे पहले अखिलेश ने भी आपको समर्थन देने की बात कही थी, जो आज कैमरे पर आ गई। हमारा नीति स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो जो जहां मजबूत है उसको मदद करनी चाहिए, और जहां हम वहीं लड़ते हैं जहां हमारा संगठन है, हम मजबूती से लड़ सकते हैं। और आप पिछले 2 बार से दिल्ली में सरकार बना रही है, मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया। दरअसल दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ उत्तर भारत में रोजगार का बड़ा केंद्र है, जिसमें पूर्वांचली भी बड़ी तादाद में है। अखिलेश के जरिए आप तो लालू के जरिए कांग्रेस पूर्वांचली वोटर को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन 2 खेमों में नजर आ रहा है। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं गरोड़ा। ये इंडी गठबंधन पहले भी था, जब आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में अभी निर्वाचित श्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए सब लोगों ने षड्यंत्र करके जनता को गुमराह करने का काम किया, और इन सबके जो पोल थी वो खुल गई और सब बिखर गए अलग अलग। ममता बनर्जी अलग हैं, कांग्रेस अलग है, केजरीवाल अलग हैं, तो जनता इनके भ्रमजाल को समझ रही है।
एक तरफ विपक्षी गठबंधन में फूट साफ है तो वहीं बीजेपी के सहयोगी भी दिल्ली में सीट मांग रहे हैं। कतार में जेडीयू से लेकर एलजेपी है। दलीलों में पूर्वांचली और दलित फैक्टर गिनाए जा रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए में सब कुछ फिलहाल शांत नजर आ रहा है। दिल्ली में आप और कांग्रेस की सियासी लड़ाई को लेकर इंडिया गठबंधन भले ही दो धड़ों में बंट गया हो, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति करने वाले कांग्रेस के ही नेता कैमरे पर यह बोल रहे हैं कि दिल्ली में जीतेगी तो आम आदमी पार्टी ही। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। दिल्ली वाले कांग्रेस के नेता यहां पर मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं इस गिरे हुए सियासी तापमान में भी, और महाराष्ट्र में बैठे हुए नेता उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली की सियासी पिच पर कांग्रेस के वोट को ही अपने पाले में करके आम आदमी पार्टी ने अपने आप को खड़ा किया। दो चुनावों से विधानसभा में कांग्रेस 0 पर आउट हो रही है। इस बार दोनों में गठबंधन की चर्चा हुई थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यहां कांग्रेस का आरजेडी से गठबंधन था। कांग्रेस 66 पर, आरजेडी 4 सीटों पर चुनावी मैदान में थी। एनडीए में बीजेपी 67, जेडीयू 2 और एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इस बार भी आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। एनडीए में जेडीयू और एलजेपी को भी सीटें दी जा सकती हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। दिल्ली में भले ही सियासी संग्राम आप और बीजेपी के बीच इस वक्त दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस लड़ाई में कांग्रेस भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ रही। गारंटियों के जरिए कांग्रेस दिल्ली में वापसी का सपना देख रही है। महिलाओं को 2500 रुपए देने के वायदे के बाद आज जीवन रक्षा योजना का वादा किया गया। ₹25 लाख के सुरक्षा कवच से कांग्रेस दिल्ली में अपनी सियासी सेहत सुधारने की तैयारी में है। प्यारी दीदी योजना के बाद आज कांग्रेस ने जीवन रक्षा योजना का वादा दिल्ली वालों से किया। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को सुरक्षा कवच लॉन्च करने में जगह दिए जाने की भी खास वजह रही। 2023 में चुनाव से ठीक पहले बतौर सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में भी 25 लाख की बीमा योजना लॉन्च की थी। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में लौटी नहीं, लेकिन दावा है कि दिल्ली में कांग्रेस का पुराना दौर लौटेगा। वो तो विपक्ष है हमारे लिए, उनको ये भ्रम है कि पहले वो जीत गए थे 2 बार। इस बार माहौल बदला हुआ लगता मुझे, माहौल बदला हुआ है। कांग्रेस बहुत बेटर तरीके से कैंपेन कर रही है। मुझे यकीन है कि इस बार परिणाम अच्छा है। 2024 लोकसभा में कांग्रेस और आप भले ही एक साथ दिखे हों, लेकिन अब एक दूसरे के सामने तलवारें ताने खड़े हैं। कांग्रेस की रक्षा कवच स्कीम को आप की संजीवनी योजना का काउंटर माना जा रहा है। आज भी रक्षा कवच वादे के लॉन्चिंग के दौरान कांग्रेस के तेवर आप पर ही ज्यादा तल्ख दिखे। यही बात आम आदमी पार्टी को अखर गई है। देखिए, आज अशोक गहलोत जी का भी बयान आया है, उससे अगर कोई भी संशय था आपके दिमाग में तो वो भी खत्म हो जाएगा। पूरी तरह से समर्थन कर रही है कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे का इस चुनाव में। एबीपी न्यूज पर प्रसारित अशोक गहलोत के बयान को अरविंद केजरीवाल ने भी पोस्ट किया। बीजेपी कांग्रेस को चोरी छिपे गठबंधन की संज्ञा दी और अशोक गहलोत को इसे कथित तौर पर सार्वजनिक करने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले ही आप कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग कराने की मांग कर चुकी है और अब कांग्रेस भी दिल्ली में आपके साथ खेला करने के मूड में नजर आ रही है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी मौन रहकर भी मजे में दिखाई देने की कोशिश में है। उधर प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी करके सवालों में घिरे रमेश भिथुड़ी पर आज प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका ने फिजूल की बातें करने की बजाय उन्हें मुद्दों पर बात करने की नसीहत दी है। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता ने उनसे सवाल पूछा था। प्रियंका जी, रमेश भिथुड़ी ने जो बयान दिया था आपको लेकर के, उस पर कुछ कहेंगे? मैम, did you speak on the bill? रमेश Ridiculous remark. जी, Ma'am, did you speak on the bill? There to say अपने गालों के बारे में बात नहीं की उन्होंने। जी, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं जो है खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे तो फिजूल की बातें, चुनाव है दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। जेपीसी की बैठक से प्रियंका गांधी बाहर निकल रही थी तो एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता ने सवाल कर दिया। जवाब में प्रियंका ने जो कहा एक बार फिर सुनिए। फिजूल की बातें, चुनाव है दिल्ली में, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए।
रमेश बिधूड़ी पर प्रियंका की ये पहली प्रतिक्रिया है। कांग्रेस के नेता 3 दिनों से इस मुद्दे को हवा देकर बीजेपी को घेर चुके हैं। रविवार को रमेश बिधूड़ी का बयान वायरल हुआ था। कालकाजी इलाके में प्रचार के दौरान उन्होंने प्रियंका पर विवादित टिप्पणी की थी। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बिधूड़ी जिस कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहां 2 महिलाओं से उनका मुकाबला है। आप की आतिशी और कांग्रेस की अलका लांबा यहां से उम्मीदवार हैं। ऐसे में बिधूड़ी के बयान को महिला विरोधी माना गया और उनके खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आवाज उठने लगी। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुंह तोड़ जवाब देंगे। कार्रवाइयों के लिए बिल्कुल हम तैयार रहेंगे और ऐसा माहौल दिल्ली में नहीं बनने देंगे कि महिलाएं घरों से ना निकल पाए। माहौल खराब नहीं होने देंगे। इस तरह की भाषा चाहे किसी के भी खिलाफ कोई भी बोलेगा। हालांकि बयान पर विवाद बढ़ने के बाद बिधूड़ी ने खेद जता दिया था। कहा था कि उनका मकसद किसी का दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो लौटती नहीं। वही हुआ है। बिधूड़ी बैकफुट पर है। टिकट को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। इधर दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी भी आपकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 2 चुनाव में मुस्लिम समुदाय लामबंद होकर आपके पक्ष में वोट कर रहा था, लेकिन अब वक्फ से लेकर दिल्ली दंगों पर ओवैसी की मुखर तकरीर ने मुस्लिम वोटरों को कंफ्यूजन में डाल दिया है। ओवैसी की एमआईएम ने विधानसभा चुनाव में पहली बार दिल्ली में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट देकर पहले से ही पार्टी चर्चा में आ चुकी है। तैयारी दर्जन भर सीटों पर लड़ने की है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव लड़ने का अधिकार सभी पार्टी को है और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन उनका आवाज़ बन सकता है सदन के अंदर, तो जनता को डिसाइड करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो 10 से 12 सीटों को लेकर हमारा बिल्कुल अनुमान है और बहुत जल्द सीटों का अनाउंसमेंट हो जाएगा। बाकी मुस्तफाबाद, सीलमपुर, बाबरपुर, मटिया महल, बल्ली मारान, चांदनी चौक, ओखला, सीमापुरी, सदर बाजार और जंगपुरा जैसी सीटों पर लड़ने की तैयारी है। ये सीटें मुस्लिम बहुल हैं और इन सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अगर ओवैसी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होना तय है। 2015 में आपको 77% मुसलमानों के वोट मिले थे। 2020 में आपको 83% मुस्लिमों ने वोट किए थे। इस बार कांग्रेस अपने इस परंपरागत वोट बैंक को वापस पाना चाहती है, तो ओवैसी की एंट्री ने आपकी धड़कनें बढ़ा दी हैं। मुस्लिम वोट बढ़ता है तो आपको नुकसान तय है। उधर महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने सियासी समीकरणों को नए सिरे से बुनना शुरू कर दिया। अगले महीने वहां नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। खबर है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बीजेपी के सियासी दोस्त बनने जा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीर मुंबई की सियासत में बदलाव का संकेत लेकर आई। खबर है कि नगर निगम के चुनाव के लिए राज ठाकरे और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने इसी सिलसिले में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की। लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमने हमेशा कोशिश की है कि गठबंधन हो। कुछ मसले थे जो सॉल्व नहीं हो पाए। जो पार्टी पिछले 25 साल से महानगर पालिका में सत्ता में थी और उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, उनको अगर रोकना है तो सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने बीजेपी को समर्थन दिया था, लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव में एमएनएस अपने दम पर चुनाव लड़ी, कोई कामयाबी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी की स्थानिक इकाई मुंबई प्रदेश जो महायुति के बारे में निर्णय करेगा, महायुति विधानसभा में लड़ी है, लोकसभा में लड़ी है और निश्चित रूप से जो निर्णय मुंबई प्रदेश करेगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश इकाई उसको मान्यता देगी। अब मुंबई में उद्धव ठाकरे की सत्ता को चुनौती देनी है तो बीजेपी ने उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे को पाले में करने की तैयारी तेज की है। मुंबई नगर निगम में कुल 228 वार्ड हैं। 2017 में जो चुनाव हुए उसमें शिवसेना को 96 सीट मिली, बीजेपी को 82, कांग्रेस 29 सीटों पर जीती। बाकी सीटों पर एनसीपी, एसपी, एआईएमआईएम जैसी पार्टियां जीती। एमएनएस को सिर्फ 1 सीट मिली। भले ही राज ठाकरे इस वक्त बहुत बड़े सियासी प्लेयर ना हों, लेकिन मुंबई की राजनीति में उनका प्रभाव माना जाता है।
25 साल से उद्धव ठाकरे की बीएमसी पर बादशाहत है। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, उस चुनाव में उद्धव को जो 20 सीटें मिली, उनमें से 10 मुंबई रीजन से हैं। मुंबई रीजन में विधानसभा की कुल 36 सीटें आती हैं। महायुति को 22, महाविकास अघाड़ी को 14 सीटों पर जीत मिली। महायुति में बीजेपी को 15 सीट मिली। एमवीए में उद्धव की शिवसेना को 10 सीट मिली। मतलब मुंबई शहर में उद्धव अब भी मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि बीजेपी मराठी वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए राज ठाकरे को साथ लेना चाहती है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव के बाद अजित पवार के सियासी शेयर चढ़े हुए हैं। विधानसभा में चाचा पर भारी पड़े भतीजे अजित लोकसभा में भी नंबर गेम को बदलना चाहते हैं। अब तक ये बातें दबी जुबान से कही जा रही थी, लेकिन अब इस पर मुहर लग गई है। मुंबई में शरद पवार की पार्टी एनसीपी एस के पदाधिकारियों की 2 दिनों की बैठक चल रही है। बैठक में पार्टी के नेता भविष्य की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब शरद पवार और अजित पवार दोनों के साथ आने की अटकलें लग रही हैं। पहली बार इस पर किसी तरफ से औपचारिक बयान आया है। हमारे पार्टी के सदस्यों को, बाप को और लड़की को छोड़ दो अकेले में और तुम लोग चले आओ। पिछले महीने से ही खबर वायरल है कि शरद पवार के सांसद अजित पवार के साथ जा सकते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद हैं, जबकि अजित पवार की एनसीपी के पास महज 1 सांसद। पहली बार शरद पवार की पार्टी के सांसद ने कैमरे पर इस बात का दावा किया है कि उन्हें अजित पवार की पार्टी की तरफ से साथ आने का प्रस्ताव मिला है। बस उनका कहना यही था कि 4.5 साल अभी आपके बाकी है, जो भी आपके काम है, जो भी फंड्स है, वो सब काम आप इजीली आपके हो जाएंगे। तो हमने उनको बताया कि सब ऐसा प्रपोजल हमको आए हैं, तो उन्होंने बताया था कि मुझे मालूम है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा कई दिनों से हो रही है कि दोनों पार्टियां मिलकर एक बड़ी ताकत बनने की तैयारी कर रही हैं। सुप्रिया सुले के केंद्र में मंत्री बनने तक की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोई निर्णय लिया नहीं जाता जब तक हमारे तरफ से पवार साहब निर्णय नहीं लेते, उनकी तरफ से दादा निर्णय नहीं लेते, तब तक ये चर्चा ही रहने वाली है। अगर लिया जाएगा निर्णय तो 2 नेता लेंगे, लेकिन उस बारे में कोई भी चर्चा अभी पक्ष में है ऐसा मुझे नहीं लगता। फिलहाल जो पर्देदारी है वो इसी बात का संकेत दे रही है कि पर्दे के पीछे कुछ तो पक रहा है। फिलहाल इंतजार कीजिए और देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। देश की राजनीति से निकलकर अब इंटरनेशनल राजनीति का रुख करेंगे और बात विस्तारवाद की। ये विस्तारवाद शब्द अभी तक आपने सिर्फ चीन के संदर्भ में सुना होगा, लेकिन अब अमेरिका में 2 दोस्तों की जोड़ी उसे पीछे छोड़ना चाहती है। ऑनलाइन बुकिंग के जमाने में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा पर अपने रुमाल रख दिए हैं। तीनों को मसल पावर भी दिखाया जा रहा है और पैसे की पावर भी। मैं जिस चीज को हासिल करना चाहता हूं तो फिर उसकी कीमत नहीं देखता। मैं पूछ नहीं रहा हूं कि जमीन बेचोगे, बता रहा हूं कि ये मैंने खरीद ली है। ये ब्लैंक चेक लो, जितनी रकम चाहे भर लो। आज से ये जमीन मेरी हुई। ये तीनों हिंदी सिनेमा के डायलॉग हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगाकर इसलिए दिखाए क्योंकि एक तरह से उन्होंने ही बोले हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने 3 जमीनों पर नहीं, 3 देशों पर अपना रुमाल रख दिया है। ट्रंप स्टाइल ये है कि तीनों को अमेरिका में मिलाकर रहूंगा, खरीद कर या जीत कर। सोशल मीडिया के इस मीम में आप तीनों देश देख सकते हैं जिनकी डोनाल्ड ट्रंप ने बोली लगा दी है। पहला और सबसे बड़ा देश है कनाडा, दूसरा है डेनमार्क के कब्जे वाला ग्रीनलैंड, तीसरा पनामा है। इसमें ट्रंप को बस पनामा कैनाल चाहिए, जो अमेरिकी जहाजों का शॉर्टकट है। पहले बात कनाडा की, जिसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का इरादा ट्रंप पहले भी जता चुके हैं। लेकिन कल तो अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर कनाडा के 2 नक्शे जारी कर दिए। एक में उसे अमेरिकी रंग में रंग दिया, दूसरे में कनाडा पर यूएसए लिखकर सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने कनाडा को बस इतनी तसल्ली दी है कि उसे युद्ध से नहीं जीतेंगे, बल्कि उसे बिकने पर मजबूर किया जाएगा। Economic force, because Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like, and it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. कनाडा पर ट्रंप की लाइन शुरू से साफ है कि जब अमेरिका के रहमो करम पर जीता है, अमेरिका ही उसे सुरक्षा देता है, उसकी इकोनॉमी ढोता है, तो फिर कनाडा अमेरिका में ही क्यों नहीं मिल जाता?
दोनों की ही झंझटें खत्म होंगी। ट्रंप ने ऐसे वक्त बम फोड़ा जब कनाडा में सरकार को लड़खड़ाए 24 घंटे भी नहीं हुए थे। पीएम से कार्यवाहक पीएम बने जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा दबा सा जवाब दिया। इसकी कोई संभावना नहीं है कि कनाडा यूएसए का हिस्सा बन जाए। दोनों देशों को एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक और सुरक्षा साझेदार होने का फायदा मिलता है। ट्रूडो की बजाय कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली फिर भी कठोरता से बोली। कहा, डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा के बारे में समझ शायद बहुत कम है। ट्रंप को कनाडा की इकोनॉमी और ताकत का अंदाजा नहीं है। संप्रभुता से समझौता नहीं होगा। हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। माने या ना माने, पैसा और पावर बड़ी चीज होती है, लेकिन ट्रंप और एलन मस्क क्या इससे कनाडा, ग्रीनलैंड, पनामा कैनाल और मैक्सिकन गल्फ सब खरीद पाएंगे? कनाडा की किस्मत है कि अमेरिका उसे मिलिट्री पावर ही दिखा रहा है, लेकिन ग्रीनलैंड के बारे में ऐसा नहीं है। यह वो सफेद टापू है जिस पर अमेरिका की 164 साल से नजर है। अमेरिका के उत्तर में एकदम सफेद झक एक इलाका, यही है ग्रीनलैंड। 80% बर्फ, सिर्फ 20% ही खाली हिस्सा। साइज में पूरे सऊदी अरब से बड़ा, लेकिन आबादी दिल्ली की एक कॉलोनी से भी कम, सिर्फ 56,000 लोग। ट्रंप को ये टापू क्यों चाहिए? ये जानने से पहले जरा ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे का माहौल बनाने की टाइमिंग देखें। ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने ग्रीनलैंड का दौरा किया है। स्पेशल प्लेन से ग्रीनलैंड की खूबसूरती को निहारा। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर डील से पहले जमीन को ठोक बजाकर देखने जाता है। ग्रीनलैंड के वीडियो और पिक्चर शेयर करते हुए जूनियर ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट की। एक में सिर्फ इतना लिखा, ग्रीनलैंड बहुत सुंदर, लेकिन दूसरी पोस्ट में बड़े संकेत दिए। इसमें लिखा है, ग्रीनलैंड में अब गर्मी आ रही है, असल में बहुत ज्यादा ठंड है। इधर सीनियर ट्रंप ने बिना बात घुमाए सीधे सीधे ग्रीनलैंड पर रुमाल रख दिया। कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिकी सेना की जरूरत पड़ेगी तो भी नहीं हिचकेंगे। You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार में भी ग्रीनलैंड पर अपना एजेंडा सामने रखा था। ट्रंप ने प्रचार में कहा था, ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर अमेरिका का कब्जा होना ही चाहिए। ग्रीनलैंड और पनामा नहर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो अमेरिका के टेक्सास से 3 गुना है। ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है जिस पर डेनमार्क शासन करता है, वही से चलाता है। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने ट्रंप को टकासा जवाब दे दिया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, ग्रीनलैंड के लोग ही अपना भविष्य तय कर सकते हैं। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री म्यूटिगा ने कहा, हम बिकाऊ नहीं और ना होंगे, हमें आजादी का लंबा संघर्ष नहीं भूलना चाहिए। ये जानते हुए कि डेनमार्क अमेरिका का सहयोगी और नाटो का सदस्य है, ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हाथ रखा तो उसकी वजह निकलकर सामने आ रही है। ग्रीनलैंड में खनिज, जीवाश्म और ईंधन का बड़ा भंडार है। ये खनिज बैटरी और हाईटेक डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं। ग्रीनलैंड में प्राकृतिक गैस का भरपूर भंडार दबा हुआ है। इन्हें पाकर अमेरिका बाजार में चीन का वर्चस्व तोड़ना चाहता है। साथ ही ग्रीनलैंड उसके पास आ गया तो ये रूस और उत्तर कोरिया पर उसकी रणनीतिक बढ़त जैसा होगा। इसके पहले अमेरिका ने 1867 में अलास्का को रूस से खरीदा था। 5,86,412 वर्ग मील वाले अलास्का की कीमत तब $7.2 मिलियन की थी, जो आज $153.5 मिलियन है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 8,36,000 वर्ग मील में फैले ग्रीनलैंड की अनुमानित कीमत अभी $230.25 मिलियन हो सकती है। ग्रीनलैंड को खरीदने का आइडिया सबसे पहले 1860 में 17वें अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन ने रखा था। 2019 में भी ट्रंप का यही इरादा था, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। हो सकता है ट्रंप के धन्ना सेठ दोस्त एलन मस्क के बीच में कूदने से कोई बात बन जाए। फिलहाल डील दूर है। एक चिंगारी जिसने अमेरिका के लॉस एंजल्स के कई एकड़ जमीन को बंजर कर दिया। जंगल में आग लगी तो पेड़ तो जले ही, लेकिन हवा का झोंका आग को लोगों के घरों तक ले आया। इसके बाद जो हुआ वो आप खुद देखिए।
जंगल में आग लगी तो घर जलने लगे। जलते घरों के पास हवा का तेज झोंका आया तो आग और भड़की। दरवाजे पर आग की दस्तक है, घर का कोना कोना जल रहा है। इन घर के मालिकों की गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने जंगल के पास घर बना लिया। अब जब जंगल में आग लगी तो घर भी खाक होने लगे। अमेरिका के लॉस एंजल्स में लगी इस आग ने करीब 30,000 लोगों को खतरे में डाल दिया। साथ में 13,000 से ज्यादा घर और दूसरी प्रॉपर्टी भी जंगल की आग के रडार पर है। बताया जाता है कि आग अब तक 1,000 एकड़ से ज्यादा के इलाके में फैल चुकी है। अथॉरिटीज को अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। आग से अभी तक किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन लगातार बढ़ रही आग ने लॉस एंजल्स के पास सुकून की जिंदगी जीने के इरादे से घर बनाकर रहने वाले लोगों को टेंशन में डाल दिया है। अमेरिका में आग से ज्यादा खतरनाक वो तेज हवाएं हैं जिससे आग की लपटें फैलती जा रही हैं। चेतावनी दी गई है कि लॉस एंजल्स में हवाओं की स्पीड आने वाले दिनों में 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। इससे आग के और फैलने की आशंका है। आगे बढ़ते हुए अब खबर क्रिकेट के मैदान से। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छिन सकती है। टूर्नामेंट 19 फरवरी से शुरू हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेजबानी के लिए तैयार ही नहीं है। जिन 3 स्टेडियम में मुकाबले होने हैं वहां पर अभी भी निर्माण कार्य जारी है। मैदान पर मेहमान, मीडिया और कमेंटेटर्स के बैठने के लिए बॉक्स तैयार नहीं हुए हैं। मैदान के अंदर क्रेन से काम जारी है। ड्रेनेज के नाले अब तक खुले हुए हैं। दर्शकों के बैठने के लिए सीट तक नहीं लगी है। मैदान पर ईंट के ढेर लगे हुए हैं। जगह जगह मलबा बिखरा पड़ा है। ये सारी तस्वीरें पाकिस्तान के अलग अलग स्टेडियम की हैं, जहां करीब 1 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले होने हैं। ना लाहौर का मैदान तैयार है, ना रावलपिंडी का, और ना ही कराची के स्टेडियम में काम पूरा हुआ है। और पाकिस्तान के 3 स्टेडियम की खस्ता हालत देखकर आईसीसी की चिंता बढ़ गई है। खबरें तो ये भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छिन सकती है। अगर समय पर मैदान तैयार नहीं हुए तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में शिफ्ट हो सकती है। टीम इंडिया के सारे मैच पहले से ही दुबई में होने हैं, जिनमें से एक सेमीफाइनल भी शामिल है। आईसीसी की टीम अगले हफ्ते पाकिस्तान के 3 स्टेडियम का जायजा लेने के लिए वहां जाएगी। पीसीबी को 25 जनवरी तक तैयारी पूरी करने का वक्त दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दावा है कि समय पर वो मैदान तैयार कर लेंगे और जिन 3 मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले होने हैं वहां वो फरवरी में ट्राई सीरीज भी करवाएंगे। और अब आज का जनहित मंत्र। संसार में अधिकतर लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण है उनकी जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है सरल होना और सच को स्वीकार करना। व्यक्ति सरलता से सच को स्वीकार ले और सहज हो जाए तो समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। इसी के साथ आज जनहित में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।